Hello everyone, welcome to Market Wizards by स्नेहल महाकाळकर। बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड सीखेंगे। तो यह मेरा धन एप्लीकेशन का वेब पेज है। अभी अभी मैंने रिफ्रेश करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पर हम स्कैन एक्स करके हमारा एक स्क्रीनर है, हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम स्कैन एक्स स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं तो हमें यह होम पेज मिलता है। तो हमें यहाँ पर इनसाइट्स पर क्लिक करना है और जैसे ही हम इनसाइट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी 50 हीट मैप का एक पेज आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएफ होल्डिंग्स मतलब म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स करके एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने यह दिख रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स करके यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है। उसके अंडर में एएमसी के अंडर में देखो आप पीपीएफएस म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट तरह की एएमसीज आपके सामने दिखेगी। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि बिगिनर हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड के अंडर में कौन कौन से स्टॉक्स इन्वॉल्व है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारी जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर में क्या क्या होल्डिंग्स है। जैसे अगर मान लो आपके पास देखो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये अगर एएमसी आपके पास है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, एसआईपी है आपकी, तो कौन कौन से स्टॉक इसके अंडर में आएंगे। तो आपको दिख रहा होगा एसबीआई तो आएगा ही, एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, मतलब इतनी सारी कंपनीज इस स्टॉक में आ रही है। लेकिन आपको देखो एएमसी तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, लेकिन यहाँ पे स्कीम भी होती है और यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह की स्कीम है। अगर आपके पास एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है तो आप उसके अंडर में देख सकते हैं। ओके, ये शॉर्ट में हो गया। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है वो बताता हूँ। देखो हम आज बेसिक से ही म्यूचुअल फंड क्या होता है वो सीखेंगे। ओके, म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश का जरिया है, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके शेयरों, बॉन्ड्स मतलब शेयर्स, इक्विटी जो होता है, आप अगर रिलायंस का एक शेयर लेते हो उसको शेयर बोलते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या अन्य प्रभुतियों सिक्योरिटीज का एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो खरीदता है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप और आपके कई दोस्त मिलकर एक फलों की टोकरी, मतलब वो डाइवर्सिफाइड बास्केट उसको बोलते हैं, वो खरीदते हैं। अगर आप अकेले होते तो शायद सिर्फ एक सेब, सेब मतलब एप्पल, जो फलों की टोकरी है उसके अंदर आप अकेले होते तो आप सिर्फ एप्पल ही खरीद पाते, मतलब एक ही कंपनी का शेयर खरीद पाते, क्योंकि आपके पास तो एक लिमिटेड कैपिटल होगा तो आप एक ही शेयर खरीद पाते
और हो सकता है अगर आपको फलों का टोकरी खरीदना है तो आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप सिर्फ एक एप्पल ही खरीद पाते हैं। लेकिन सबके पैसे मिलाकर आप एक बड़ी टोकरी खरीदते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के पैसे ऐड करते हैं अपने पैसों में तो उसमें क्या हो सकता है कि आप फलों की टोकरी खरीद सकते हैं जिसमें एप्पल भी होगा, बनाना भी होगा, ऑरेंज होंगे, ग्रेप्स होंगे, सेब, केले, संतरे, अंगूर, मतलब कई कंपनीज के शेयर और बॉन्ड्स, सब कुछ मतलब हम खरीद सकते हैं। मतलब अगर दोस्तों के पैसे से आप क्या कर सकते थे कि आप खुद रिलायंस का शेयर लेते, फिर आपका दोस्त एचडीएफसी का खरीदता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स आप खरीद सकते। इस टोकरी को चुनने का काम एक पेशेवर खरीदार फंड मैनेजर करता है और ये जो म्यूचुअल फंड जो संभालता है उसको एक फंड मैनेजर बोलते हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ लीजिए आपने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, आपका दोस्त 1000 कर रहा है और दूसरा दोस्त हो सकता है 2000 इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो उन सबका जो कैलकुलेशन जो होगा, पूरे इंडिया में आप सोचो अगर करोड़ों लोग अगर 1-1 हजार रुपये भी मंथली इन्वेस्ट करता है तो फिर कितना पैसा हो जाता है। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजर्स होते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एएमसी है, एएमसी के अंडर में देखो वन म्यूचुअल फंड है, 361 म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, एंजल वन म्यूचुअल फंड, एक्सिस का भी है, बजाज का भी है, बंधन, ये देखो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड है। निप्पॉन का है, एनजे म्यूचुअल का है, नावी म्यूचुअल फंड है, अभी ज्यादा चल रहा है नावी म्यूचुअल फंड, ये भी है। सभी अच्छे ही है, पीपीएफएस, डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस कैसे करते हो। आपके पास एनालिसिस करने के लिए काफी कुछ चीजें अवेलेबल है आजकल डीमैट अकाउंट में। जैसे ये धन एप्लीकेशन है, इस अकाउंट में आप देखो कौन से म्यूचुअल फंड में कौन सा स्टॉक है ये भी यहाँ पे दिया है, और कौन सी स्कीम है वो भी डिपेंड करती है। इतनी सारी तरह की स्कीम होती है। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे वो सब, लेकिन आज सिर्फ बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड हम सीख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का बेसिक क्या होता है। ओके, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। पैसा इकट्ठा करना, पुलिंग, आप और हजारों अन्य निवेशक, हो सकता है हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, वो सभी निवेशक जो है वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, और उससे हम शेयर्स भी बोल सकते हैं, खरीदते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि मैंने एसआईपी ओपन की है तो मेरा मंथली 500 रुपीज इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे तो इंडिया में करोड़ों लोग हैं और सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। कोई नावी में करेगा, कोई एसबीआई में करेगा, कोई एक्सिस में, कोई आईसीआईसीआई में, तो डिपेंड करता है। और हो सकता है काफी लोग हो सकता है एक ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसे हम मतलब पुलिंग कहते हैं। पेशेवर प्रबंधन मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक फंड मैनेजर इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल उन सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए करता है जो फंड के लक्ष्य के अनुकूल हो। मतलब ग्रोथ होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, उसका वो टारगेट होता है। देखो आप इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए उसके ऊपर। तो प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है उनका भी एक मतलब टारगेट होता है, तो वो उनको वो टारगेट लेना होता है। ओके, सो नेक्स्ट, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। फंड में सैकड़ों अलग अलग सिक्योरिटीज होती हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है उसके अंडर में देखो स्कीम काफी ज्यादा है। जैसे अगर मैं
यहाँ पे देखता हूँ एक्सिस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके अंडर में देखो डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग्स है, स्टॉक्स है। और यहाँ पे देखो एनालिसिस भी आपको दी गई है कि कौन सा स्टॉक्स कौन से साल में बाय हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो भी बताया गया है। इंक्रीज अलोकेशन, फ्रेश बाय, यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक है संवर्धना मदरसन, तो इस म्यूचुअल फंड में ये स्टॉक जो है ये पहले था 2021 में, फिर 2022 में उन्होंने ऐड किया था, फिर उसमें एग्जिट लिया था, 2023 में जीरो था, 2024 में भी जीरो था, और 2025 में देखो फिर से इतने शेयर्स लिए गए हैं। और आप इसमें देखो शेयर्स के अकॉर्डिंग और होल्डिंग्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं 2025 में सबसे ज्यादा होल्डिंग कौन से स्टॉक में है। तो देखो HDFC बैंक में है 2025 में 9.69%, फिर ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, तो ऐसे आप देख भी सकते हो। तो देखो यही ये डाइवर्सिफिकेशन बोला गया है, ये आप समझ गए होंगे। नेट असेट वैल्यू NAV, म्यूचुअल फंड के एक शेयर की कीमत को उसका NAV कहते हैं। ओके, जो एक शेयर की वैल्यू होती है, जो भी शेयर है उसका जो करंट मार्केट प्राइस होगा उसको NAV कहते हैं। यह हर कारोबारी दिन के अंत में तय होता है। ओके, जो मतलब 3:30 PM को स्टॉक मार्केट बंद होता है, उसके बाद में वो तय होता है। NAV की गणना फंड की सभी संपत्तियों असेट्स के कुल मूल्य में से उसके दायित्वों मतलब लाइबिलिटीज को घटाकर और फंड के कुल शेयर्स की संख्या से भाग देकर की जाती। ओके, उसका मतलब वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, म्यूचुअल फंड के मुख्य फायदे। अब देखो म्यूचुअल फंड हम मतलब बाय करने वाले हैं, तो और बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे बताया गया है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, छोटे निवेशक बहुत कम पैसे में ही कई कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। देखो आप अगर म्यूचुअल फंड ओपन करते हो तो ये इसमें आप हो सकता है कि कुछ लोग 500 रुपये से स्टार्ट करे, कोई 2000 से करे, कोई 5000 से करे, लेकिन परफॉर्मेंस तो सेम ही रहेगा। जैसे अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और सेम स्कीम जो एक्सिस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अगर मंथली 500 रुपीज से इन्वेस्ट कर रहे हो और हो सकता है कोई और हो जो मंथली 5000 रुपीज से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हो सकता है डिफरेंट हो लेकिन परफॉर्मेंस सेम रहे। तो आप अगर छोटे निवेशक हो मतलब स्मॉल इन्वेस्टर हो या फिर मतलब जिनके पास बिग मनी है, आप वो भी हो तो भी आपको सेम ही मतलब रिटर्न मिलेगा। हाँ, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, उनको ज़्यादा मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको खुद शेयर चुनने और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, यह काम एक विशेषज्ञ करता है। जो हम बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड का जो हाँ फंड मैनेजर है वो ये सब रिसर्च करता है और वही शेयर्स को खरीदता है। जो भी हम ये शेयर्स बोल रहे हैं, इंक्रीज अलोकेशन, डिक्रीज करना, ये सब जो है वो जो विशेषज्ञ है वो करता है, फंड मैनेजर। ओके, तो आपको उसका मतलब टेंशन नहीं है वो सब रिसर्च करने की, लेकिन हाँ आपको, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको
देखना तो पड़ेगा ना कि आपके जो म्यूचुअल फंड है, आपका जो म्यूचुअल फंड है एएमसी है, उसके अंडर में कौन सी कंपनी डिक्रीज हो रही है और कोई कौन सी कंपनी इंक्रीज हो रही है, आपको ये सब तो देखना पड़ेगा। ठीक है। सहज निवेश एक्सेसिबिलिटी, आमतौर पर कम पैसे जैसे 500 से 1000 से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। देखो मैंने पहले जैसे बताया था कि आप 500 रुपीज, 1000 रुपीज, या फिर आपके पास अगर ज्यादा पैसे हो तो 5000 रुपीज, 2000, 2500, तो आप कितने भी पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। मंथली आपको ये इन्वेस्ट करना है। ओके। तरलता लिक्विडिटी, आप किसी भी कारोबारी दिन अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच सकते हैं और पैसा वापस ले सकते हैं, रिडीम। ओके। देखो ये काफी अच्छा एडवांटेज है। क्यों मैं बोल रहा हूँ अच्छा एडवांटेज है? देखो एक चीज है, देखो यहाँ पे देखो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है, आपको खुद शेयर चुनने और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, यह काम एक विशेषज्ञ करता है। आप शेयर्स बाय नहीं कर सकते। ठीक है। आपने देखो जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उनके उसके अंडर में जो स्कीम है एक्सिस लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट फंड, ओके, डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट किए हो और इसके अंडर में देखो जो स्टॉक्स है ये बाय और सेल आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो बाय सेल करती है और रिसर्च करती है। लेकिन अगर आप खुद भी एक अच्छे इन्वेस्टर हो, अच्छी एनालिसिस करते हो, और अगर आपको कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा हो सकता है आपने 5 साल से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा और हो सकता है 5 साल के बाद आपको लगा होगा कि ये जो हमारे म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है वो अच्छी रिसर्च नहीं कर रहा है, तो आप उसी समय आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आप सेल कर सकते हो और आप दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में मूव ऑन भी हो सकते हो। जैसे इतने सारे म्यूचुअल फंड है, अगर आपको कभी लगे कि आप आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका फंड मैनेजर सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो। ओके। तो ये चीज जो है लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी के वजह से काफी अच्छा चीज है। लेकिन हाँ, आप जिस दिन सेल करोगे उस दिन जैसा मार्केट रहेगा उस हिसाब से ही आपका प्रॉफिट रहेगा, रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको कम ज्यादा भी रिटर्न्स मिले, तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। ओके। म्यूचुअल फंड के नुकसान, देखो जहाँ पे एडवांटेजेस है वहां पे डिसएडवांटेजेस तो रहेंगी, तो हम अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फीस और खर्चे, फीस एंड एक्सपेंसेस, पेशेवर प्रबंधन मुफ्त नहीं है। मतलब जो ये जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो रिसर्च करता है, तो वो रिसर्च कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो चार्जेस लेगा ही। तो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस रेशियो नामक सालाना फीस लेते हैं, इस साल में एक बार फीस लेते हैं। ठीक है। जो आपके रिटर्न को कम कर सकती है, ये चीज भी सही है। अगर आपका मतलब हो सकता है 2025 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, म्यूचुअल फंड का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, तो आपको क्या हो सकता है कि आपको अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ होगा तो अगर ये फीस अगर हमारी डिडक्ट होती है तो हो सकता है आपका मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें डिसएडवांटेजेस में आती है। नियंत्रण की कमी, लैक ऑफ कंट्रोल, आप यह तय नहीं कर सकते कि फंड मैनेजर को कौन से शेयर खरीदने और बेचने चाहिए। जिसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तब मैंने बोला था, जब लिक्विडिटी का पॉइंट आया था तब मैंने बताया था कि आप जो स्टॉक्स है वो बाय और सेल नहीं कर सकते, आप अपनी रिसर्च नहीं बता सकते। वो जो फंड मैनेजर जो डिसीजन लेगा वो आखिरी डिसीजन होगा। तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस है।
औसत रिटर्न, डाइल्यूटेड गेन्स, विविधीकरण के कारण अगर फंड की एक कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाता है तो भी आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। आपका रिटर्न सभी होल्डिंग्स के औसत पर आधारित होता है। देखो, अगर आपके म्यूचुअल फंड के अंडर में जितने स्टॉक्स है उनमें से अगर कोई एक स्टॉक काफी अच्छा अगर रिटर्न दे रहा है तो भी आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स है उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर उनका परफॉर्मेंस कम है और एक ही स्टॉक का अच्छा है तो फिर सभी स्टॉक्स के जो परफॉर्मेंस है उसका एवरेज जो होता है वही हमारा रिटर्न होता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे डिसएडवांटेजेस। म्यूचुअल फंड के प्रमुख प्रकार, मेन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखो, फंड का प्रकार है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड जो है उसमें मुख्य रूप से कंपनियों के शेयरों में निवेश होता है। इक्विटी फंड्स में मतलब जो इक्विटी स्टॉक्स है, मतलब जो ये स्टॉक्स है सिप्ला, इन्फोएज, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इक्विटी फंड का जो निवेश है, ठीक है ना, उसमें होता है। जैसे देखो इतने सारे म्यूचुअल फंड है, अगर हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसके अंडर में देखो इतने सारे टाइप्स है, स्कीम है, तो आप देख सकते हो। तो इनके इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के इक्विटी फंड्स का एक प्रकार होता है जो हमें ऊपर दिख रहा है। जैसे ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, ग्रोथ, मिड, आर्बिट्रेज, तो ये अलग अलग तरह के मतलब प्रकार है, टाइप्स है म्यूचुअल फंड के। फिर होता है डेट फंड्स में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के, एक एक देखना पड़ेगा हमें। देखो कितने सारे टाइप्स के स्कीम्स हैं उसके अंडर में, ठीक है। ये देखो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, जैसे हमारे पास देखो डेट फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है। तो कुछ स्टॉक, कुछ म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि डेट फंड्स हो, कुछ में हो सकता है कि इंडेक्स फंड हो। जैसे हमने निप्पॉन देखा अभी, तो हम अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड देखते तो यहाँ पे देखो हाइब्रिड है, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिड टाइप है। उसके बाद हमें अगर डेट देखना है, डेट फंड, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा वैसे ही, ठीक है। हाइब्रिड प्लान ज़्यादा है देखो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो आपको एक एक म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करना पड़ेगा। आदित्य बिरला लाइफ में देखो, यहाँ पे देखो लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप, आर्बिट्रेज, बैलेंस, ये देखो हाइब्रिड, ठीक है। अगर किसी में अगर डेट मिला तो डेट रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं। ये देखो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आते हैं इसके अंडर में। अगर आप देखोगे तो ये देखो डेट इंडेक्स फंड है इसमें, तो डेट और इंडेक्स फंड दोनों भी है। तो हमें वो सब देखना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे हमने देखो इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से कंपनियों के शेयरों में ही निवेश होता है। इसमें इसका जो टारगेट होता है, मुख्य लक्ष्य मतलब टारगेट है कि ग्रोथ होनी चाहिए अपने म्यूचुअल फंड की, ठीक है। और इसमें रिस्क जो है वो हाई है। इक्विटी फंड्स जो होते हैं, इक्विटी में जो है, अगर आज मार्केट डाउन गया तो फिर स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे, तो उसमें हाई रिस्क ही रहेगा। ओके, फिर आता है डेट फंड्स।
डेट फंड्स में क्या है कि मुख्य रूप से सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं और सरकारी बॉन्ड्स होते हैं उसमें निवेश किया जाता है। तो बॉन्ड्स में जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस कम ज़्यादा नहीं होती, तो उनका फिक्स मतलब ऐसा इंटरेस्ट भी होता है कि मार्केट कहीं भी जाए, मतलब कभी कभी कुछ कुछ बॉन्ड्स होते हैं उनमें मतलब हो सकता है 3% 4% का उसमें ग्रोथ हो, कहीं भी जाए मार्केट, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें लो टू मॉडरेट काफी कम रिस्क है इसमें। सबसे कम रिस्क हम बोलेंगे ना तो वो डेट फंड्स में ही होती है, और सबसे कम बोल सकते कि रिटर्न भी इसी में आएंगे, ठीक है। और बोल सकते कि बाकी म्यूचुअल फंड से कम ही इंटरेस्ट मिले, लेकिन एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, उससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओके, फिक्स डिपॉजिट में देखो 6% वगैरह मिलता है, 6 to 7%। हो सकता है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले आपको। लेकिन बाकी जो टाइप्स हैं, इक्विटी फंड्स हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गया, इंडेक्स फंड्स हो गया, ईटीएफ हो गया, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेट फंड्स में कम रिस्क है और कम रिटर्न भी आएंगे। ओके, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि कम रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि देखो अगर मार्केट अच्छा नहीं रहा तो फिर बाकी जो इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है, उसमें हमारा कैसे हो सकता है कि हमारा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में हो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिले। तो डेट फंड में हो सकता है काफी कम प्रॉफिट मिले, लेकिन उसमें मतलब रिस्क काफी कम है, ये बोल सकते हैं। फिर आता है हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड फंड्स में देखो शेयरों और बॉन्ड्स दोनों के मिश्रण में, मतलब हम बोल सकते हैं इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स मिलके हम हाइब्रिड फंड से होता है, ठीक है। तो इक्विटी फंड्स में हम देखते हैं हाई रिस्क है, और डेट फंड्स में बोल सकते हैं लो टू मॉडरेट है। तो फिर हाइब्रिड फंड्स में देखो वृद्धि और आय का संतुलन है, मतलब ग्रोथ भी होता है और इनकम, ये दोनों मिलके हाइब्रिड फंड्स है। और इसका जो रिस्क है वो मॉडरेट है, इसमें हाई भी नहीं बोल सकते और लो भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट है। फिर आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मतलब किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाली सिक्योरिटी है। जैसे हमें पता है, देखो जैसे हम हीट मैप में आते हैं तो देखो यहाँ पे कितने सारे इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 जैसे ये ओपन है, निफ्टी 50 हीट मैप है। तो निफ्टी 50 के अंदर में इतनी सारी कंपनीज आती है, 50 कंपनी। तो इतने सारे जो है हमारे पास इंडेक्स है, सेंसेक्स है या फिर स्टॉक्स, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। तो इनमें निवेश किया जाता है, पर्टिकुलरली इन इंडेक्स में, ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स में। ओके, तो फिर इसका जो टारगेट होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा, मार्केट जैसा चल रहा है उसके अनुसार, और इंडेक्स के अनुसार हमें रिस्क भी वैसा ही रहेगा। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड की तरह लेकिन शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते। ओके, ये जो ईटीएफ है ये इंडेक्स फंड की तरह ही होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड परफॉर्मेंस करेगा उसी तरह से होते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप धन एप्लीकेशन के होम पेज में आते हो तो यहाँ पर देखो ईटीएफ लिख के आ रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसके अंडर में क्या आता है, निफ्टी 20 है। ओके, इसके अंडर में देखो इतने सारे मतलब बोल सकते हैं ना कि ईटीएफ्स है, ठीक है। जैसे ये निफ्टी 50 का जो है, निप्पॉन निफ्टी 50, ये मतलब सबसे ज्यादा मतलब इसमें वॉल्यूम होता है। तो इसका अगर प्राइस देखेंगे हम 276 का एक क्वांटिटी मिलता है,
तो अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या फिर आप इन्वेस्टिंग लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस जो है, और जैसे ये फ्राइडे को, मतलब 29 अगस्त को, ये हम बोल सकते हैं कि -0.31% फॉल हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि निफ्टी 50 जैसे परफॉर्मेंस करता है ना, वैसे ये स्टॉक परफॉर्मेंस करता है। आप देखो डायरेक्टली निफ्टी 50 में, अगर आपको देखो, जैसे ये निफ्टी 50 के 50 शेयर से, अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक शेयर लेना पड़ेगा सभी 50 कंपनी का। लेकिन आपके पास उतना मतलब कैपिटल नहीं है। देखो 1800 का तो ये भारतीय एयरटेल है, 1300 का रिलायंस है। आपको इतने सारे स्टॉक्स में अगर एक एक भी अगर आप शेयर्स लेते हो तो फिर इतने रुपए में पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि इन सबका जो परफॉर्मेंस है उसका एक स्टॉक है, उसका नाम है निप्पॉन निफ्टी 50, निफ्टी 20 बोलते हैं। ठीक है। और ये देखो निफ्टी लिक्विड है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप अगर 10 क्वांटिटीज लेते हो तो आपको 2761 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप लॉन्ग टर्म के लिए ये रख सकते हो। तो निफ्टी 50 जैसा परफॉर्मेंस करेगा वैसा ही ये स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा। और देखो ये सब चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर में भी ईटीएफ आता है। तो इंडेक्स फंड की तरह ही ये काम करता है, लेकिन ये शेयरों के तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब वो शेयर्स है। ओके। और बाजार जैसा प्रदर्शन करेगा वैसा ही मार्केट रिटर्न देगा इंडेक्स के अनुसार। ओके। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड, म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी। म्यूचुअल फंड से 3 तरह से आमदनी हो सकती है। लाभांश, डिविडेंड। देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। फंड को अपने शेयरों से डिविडेंड और बॉन्ड से ब्याज मिलता है। यह इनकम वह अपने निवेशकों को बांट देता है। आप इसे नकद ले सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट करके और यूनिट्स खरीद सकते हैं। ओके। फिर आता है कैपिटल गेन्स। जब फंड मैनेजर किसी सिक्योरिटी को मुनाफे में बेचता है, देखो जैसे हमने बोला था कि हमारा अगर ये म्यूचुअल फंड है, पीपीएफएस, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट, ये स्कीम है। उसके अंडर में देखो कितने सारे इंक्रीज की है, यहाँ पे देखो डिक्रीज भी किए है। हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में डिक्रीज किए, मतलब स्टॉक्स बेचे गए हैं। देखो 64,87,000 से 62,69,000 हो गया है जून 2025 से जुलाई 25, मतलब 1 मंथ के अंडर में ये बेचे गए। मतलब हो सकता है कि प्रॉफिट प्रॉफिट ही कमाया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा। तो जब फंड मैनेजर किसी सिक्योरिटी को मुनाफे में बेचता है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं। ओके, उसको कैपिटल गेन बोलेंगे। साल के अंत में यह लाभ निवेशकों में बांटा जा सकता है। ओके, समझ गए। एनएवी में वृद्धि। अगर फंड की सिक्योरिटीज की कीमत बढ़ती है तो फंड का एनएवी भी बढ़ता है। ओके, इसका मतलब है कि आपकी यूनिट्स की कीमत बढ़ गई है और आप उन्हें ऊंचे दाम पर बेच कर मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, आपने जिस प्राइस में बाय किया है उस प्राइस से अगर आगे गया वो स्टॉक्स, और हमारे पास तो काफी सारे स्टॉक है, तो मैक्सिमम स्टॉक अगर प्रॉफिट में है तो फिर आपका एनएवी बढ़ता रहेगा। ये चीज हमने पहले भी बताई है, एनएवी। तो आपको ये समझ में आ गया हो। शुरुआत कैसे करें? देखो
अब होता क्या है कि आपको ये म्यूचुअल फंड के बारे में समझ तो आ गया होगा कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कैसे डिसीजन लेने हैं, क्यों लेना है, ये भी तो वजह हो सकती है ना। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप किसी वजह के लिए कर रहे होंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है, लक्ष्य तय करें, आप निवेश क्यों कर रहे हैं। अगर आप अभी 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स 40 ईयर्स के होंगे, तो आप कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होगे, 60 ईयर्स में, 65 ईयर्स में। तो आपका टारगेट हो सकता है कि रिटायरमेंट तक मैं अपना जो म्यूचुअल फंड है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता रहूं। फिर हो सकता है कि आपको बेटा हुआ है तो उसके पढ़ाई के लिए, हो सकता है आपको घर खरीदना है, तो आपका एक टारगेट होगा कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आपको इससे आपका समय और जोखिम उठाने की क्षमता पता चलेगी। मतलब आपके पास जितना ज्यादा समय रहेगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मतलब जितना ज्यादा आप टाइम देंगे म्यूचुअल फंड को, उतना ज्यादा मतलब रिस्क कम होगा, उतना रिस्क कम हो जाएगा। और आप अगर समय कम रखेंगे, अगर आप 3 साल के लिए रख रहे हैं, तो फिर रिस्क काफी ज्यादा होगा। हो सकता है 3 साल के अंडर में ज्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर न जाए, हो सकता है कि वही के वही रहे या फिर नीचे जाए, फॉल हो जाए। लेकिन यही टारगेट आप 20 साल के लिए रखते हो या फिर 15 साल के लिए रखते हो, तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और मतलब स्टार्टिंग में सोचना है कि आपको कितने साल के लिए रखना है। ओके, केवाईसी पूरी करें। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए केवाईसी, नो योर कस्टमर, जरूरी है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरी की जा सकती है। एक डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलें। देखो, म्यूचुअल फंड अगर आपको मतलब इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से भी यही है कि डीमैट अकाउंट आप ओपन करें। तो जीरोदा है, धन एप्लीकेशन है, एंजल वन है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, कुवेरा है, फंड्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन देखो ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बताए सब अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि मुझे मेरी जो बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, HDFC हो सकती है, ICICI हो सकती है, SBI हो सकती है, जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का भी जो है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसमें भी आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन जो हमने बताया है, जीरोदा, धन, एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक्स, कुवेरा, फंड्स इंडिया, और भी काफी सारे हैं, फायर्स है, काफी और है, तो आप उसमें भी मतलब अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि धन एप्लीकेशन में ये सब चीजें फ्री में मिल रही है, स्क्रीनर जो है उसमें आप ये सब चीजें फ्री में देख सकते हो। लेकिन अभी फ्री में है, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, मुझे नहीं पता कि कब तक ये फ्री में रहेगा, लेकिन फिलहाल तो फ्री में है। जब तक फ्री में है आपको ये बेनिफिट उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी अगर उसको फ्री नहीं करती, हो सकती है हटा सकती है। जैसे जीरोदा, अपस्टॉक्स के साथ ये स्क्रीनर नहीं मिलता है, तो उनके पास जो है ना वो सेंसिबल करके एक स्क्रीनर, सेंसिबल करके एक वेबसाइट है, आप वो भी देख सकते हैं, सेंसिबल के बारे में भी देख सकते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन जो इस स्क्रीनर में दिया गया है ना, वैसा तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी स्क्रीनर में बताया गया होगा। ठीक है, इतना डिटेल में, फ्री में। ओके, फंड का चयन करें। रिसर्च, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके पास इतने सारे मतलब AMC है, आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा। ठीक है, बिना रिसर्च के तो म्यूचुअल फंड बाय करना ही नहीं चाहिए। फंड के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस, जो
होता है पास्ट परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो मतलब अभी पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, पिछला जो परफॉर्मेंस हमने बताया था। याद रखिए पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। हाँ, हो सकता है पिछले 3 साल में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ हो वो अगले 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस ही दें, ये तो मतलब जरूरी नहीं है। हो सकता है जिन्होंने पिछले 5 साल में खराब परफॉर्मेंस दिया हो वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो ये सब तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे जरूरी उसके खर्चे एक्सपेंस रेशियो को समझे। शुरुआत के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन विकल्प है। देखो उन्होंने, जैसे मैंने बताया है कि शुरुआत के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन विकल्प है। जब आप स्टार्ट करते हो तो देखो, जैसे मैंने बताया था डेट फंड्स, इसमें काफी कम रिस्क है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और जिनको हाई रिस्क लेना है वो तो मतलब इक्विटी फंड्स में रिस्क ले सकते हो। ओके, एसआईपी शुरू करें। रिकमेंडेड एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करने की सुविधा देता है। यह अनुशासित निवेश और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक बेहतरीन तरीका है। ओके, आप देखो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो और एक एसआईपी आता है, एसआईपी में हर महीने करना पड़ता है। और एसआईपी के अंडर में जो है लमसम जो है एक साथ अमाउंट भी कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू यूर एबिलिटी और बोल सकते कैपेसिटी ऑफ मनी। जितना आप ज़्यादा कमा रहे हो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पाने का एक शानदार तरीका है। बस फंड चुनते समय उसकी फीस एक्सपेंस रेशियो पर जरूर ध्यान दें। ओके, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं कि डीमैट अकाउंट होते हैं और अलग अलग फीस होती है, तो आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कस्टमर केयर को आप पूछ सकते हैं। आप बैंक में जाके उनको पूछ सकते हैं क्या फीस होती है, क्या होता है। तो आपको देखो अभी इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक थिंग्स क्या है म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड के अंडर में क्या क्या आता है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। मैं फिर से अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा एडवांस होगा, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि बेसिक मैंने बताया है। और मैंने जो धन एप्लीकेशन का जो ये स्क्रीनर है उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब देखो, जैसे अगर मैं न्यूज में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी न्यूज आती है। और हो सकता है बाकी डीमैट अकाउंट में भी आपको ये सब फैसिलिटी मिल रही होगी, ये न्यूज वाली। लेकिन देखो, अगर मेरे पोर्टफोलियो में देखो, माय पोर्टफोलियो में मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है। तो देखो मुझे उसी मतलब स्टॉक के बारे में सारी न्यूज मिल रही है। अगर मेरे पास 3 4 अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स होते तो मतलब उसकी भी न्यूज मिल जाती। तो इसके लिए मतलब काफी अच्छा है, मतलब आपके पास जो स्टॉक्स है उसके बारे में ही न्यूज आपको दिख रही है तो बेस्ट है, आपको पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा डिटेल में, और टाइम भी काफी कम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एफआईआई डीआईआई का डेटा आता है। जैसे 29 अगस्त का अगर आप डेटा देख रहे हो तो अभी देखो बाइंग हुई है 9679 करोड़, और सेल कितना हुआ है ये देखो 17,000। तो ये माइनस में आप देख रहे हो, एफ आई आई डी आई आई प्लस में है। और
देखो कितने दिनों से माइनस में है, मतलब पैसा मतलब निकाल ही रहे हैं FII। तो काफी कुछ न्यूज आ रही है, ये सब चीजें हमें मतलब पता चल रही है यहाँ पर इस स्क्रीनर में। फिर आता है देखो कंपनी फाइलिंग्स। और देखो यहाँ पे है ना, आप मतलब स्क्रीनर स्क्रीनर्स भी आप बना सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। तो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स कैसे, अब आपको देखो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के अंडर में अगर आप आते हो तो आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक में हाई वॉल्यूम चल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक, यस बैंक, सुजलॉन, ये जो स्टॉक्स है आप देख सकते हो कौन से स्टॉक में। और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो ऐड फिल्टर करके। अगर आपको इंडेक्स देखना है तो इंडेक्स में ही आप देख सकते हो। और इंडेक्स के अंडर में आपको अगर निफ्टी 50 देखना है तो निफ्टी 50 देखो, उसमें देखो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक में है। तो अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको अच्छा मिलेगा वो सब फैसिलिटी। ये देखो निफ्टी 50 का आप देख सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।